और आज पंजाब में भगवंत मान की टीम में शामिल मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है, तो आज ही पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। पहली कैबिनेट में कौन कौन है वो चेहरे, इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब में आज सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पंजाब कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, जबकि कैबिनेट की पहली बैठक भी आज दोपहर 12:30 बजे होगी। वहीं पंजाब में आज 10 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। जिन 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उसमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटो, डॉक्टर विजय सिंगला का नाम शामिल है। इसके अलावा गुरमीत सिंह मीत हायर और हरजोत सिंह बैंस भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं लालचंद कटारूचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्म शंकर भी मंत्री बनेंगे। खबर है कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के स्पीकर होंगे। वो आम आदमी पार्टी के टिकट से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नव निर्वाचित विधायकों को गुरुवार को यहां 16वीं पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई, जबकि राज्य विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू हो चुका है। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तारीख फिक्स हो चुकी है। योगी सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण में कौन कौन से मंत्री शपथ ले रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसने 37 साल पुराना मिथक तोड़ा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो चेहरा जो बीजेपी के नेतृत्व में दूसरी बार सूबे के लगातार सीएम बन रहे हैं और 25 मार्च को शपथ भी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिल रही है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा। इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो यूपी में योगी सरकार 2.0 के गठन से पहले योगी आदित्यनाथ की आज विजय यात्रा का प्लान है। गोरखपुर में होने वाली इस यात्रा की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी में प्रचंड जीत का जुलूस। उत्तर प्रदेश की सियासत में 37 साल के रिकॉर्ड टूटने का जुलूस। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा है। प्रचंड जीत के बाद विजय जुलूस का नजारा दिखेगा। 1996 से लेकर 2019 तक शोभा यात्रा में लगातार सम्मिलित होते रहे गोरक्षा पीठाधीश्वर बीते 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण की वजह से शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे। ऐसे में इस बार की शोभा यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। शोभा यात्रा सुबह 8:30 बजे निकलेगी। योगी की होली की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में होलिका का भस्म लगाने के साथ होगी। ये भस्म सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ को अर्पित की जाएगी। इसके बाद योगी कमलनाथ भस्म से गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का तिलक करेंगे। एक दूसरे को होलिका की राख का तिलक लगाने के बाद संत समाज मंदिर के मुख्य चबूतरे पर फाग गीतों का आनंद उठाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है और सुरक्षा को लेकर के राजभवन में अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज शाह मौलाना आजाद स्टेडियम में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस आयोजित समारोह की केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री जिला कठुआ के महानपुर भी जाएंगे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाली एक अत्याधुनिक जेल को बनाए जाने का प्रस्ताव है। बीते 6 महीने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में सुरक्षा को लेकर बैठक की। राजभवन में हुए बैठक में खुफिया एजेंसियों, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। बैठक में यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हुआ।
कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जहां पर एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान रच रही है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर के जमकर सियासत आज भी हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने धमाका कर रखा है। कमाई के मामले में 100 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने जा रही है, तो फिल्म में दिखाए गए कंटेंट पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि फिल्म मेकर बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री है या कॉमर्शियल फिल्म। उन्होंने कहा कि उस वक्त वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, उनके पीछे बीजेपी खड़ी हुई थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो उनकी अपनी मर्जी से हुआ। उन्होंने कहा कि 1990 में हुई इस घटना के लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं थे। उस समय राज्य में जगमोहन की सरकार थी और उसके जिम्मेदार वो थे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ती है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदू मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों के बीच विभाजन को बढ़ावा दे सकती है। और 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। G23 नेताओं की बैठक के बाद से कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में क्या रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार हलचल है। पार्टी के नाराज नेताओं ने मुखर होकर एक बार फिर आवाज उठानी शुरू कर दी है। पार्टी नेतृत्व पर सीधा हमला किया जा रहा है। इसी बीच अब G23 नेताओं में से एक सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर काफी देर तक चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद आजाद ने कहा कि सोनिया जी को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दरअसल G23 नेताओं ने चुनावी नतीजों को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को कई तरह की नसीहत दी गई थी। इसके बाद बताया गया कि गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें उन्हें इस बैठक की जानकारी और नेताओं की आपत्ति को लेकर सोनिया को जानकारी देनी थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी खुद नाराज नेताओं से बात कर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। और कर्नाटक के एक स्कूल से निकला हिजाब विवाद आज देश भर में आग की तरह फैल चुका है। अलग अलग राज्यों में इसका असर पड़ रहा है। अभी ये पूरा मामला सुलझा भी नहीं है और उधर सरकार स्कूल में भगवत गीता पेश करने का विचार बना रही है। एक तरफ कर्नाटक में हिजाब पर घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ सरकार स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई के लिए भगवत गीता को पेश करने पर विचार कर रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में पेश करने की इच्छुक है और एक समिति शामिल किए जाने वाले पहलुओं पर गौर करेगी, जिसमें गीता की शिक्षाएं भी शामिल हो सकती हैं। उधर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेता रहमान खान ने सरकार पर एक धर्म को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गीता सार को गुजरात के स्कूलों में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत गुजरात के स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि स्कूल के बच्चे गीता के ज्ञान और उसके मूल्यों को जान सकें, इसके लिए गीता पर श्लोक गान और साहित्य का आयोजन भी किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक जबरदस्त सफलता हासिल की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सभी आतंकी लॉजिस्टिक आश्रय प्रदान करने और युवाओं को हाइब्रिड आतंकवादियों के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करने का काम किया करते थे। आतंकियों की पहचान रऊफ अहमद लोन अमजिद, आकिब मकबूल भट्ट, जावेद अहमद डार, अरशीद अहमद मीर, रमीज राजा, सजाद अहमद डार के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आतंकवादी आतंक वित्त का प्रबंधन करने के अलावा युवाओं को हाइब्रिड आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों में शामिल थे। जांच दल को ये भी पता चला है कि ये सभी आतंकवादी कमांडर रियाज अहमद डार, खालिद आतंकी संगठन लश्कर के शिराज के लिए काम कर रहे थे और लगातार उनके संपर्क में बने हुए थे।
और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे हैं। एक सर्वे में 77% अंकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पोजीशन पर हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्लोबल लीडर की फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे। दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी 77% अंकों के साथ सबसे टॉप पर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कू ऐप पर जानकारी देते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे प्रशंसित नेता बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज 63% अंकों के साथ दुनिया भर में दूसरे सबसे टॉप लीडरों में शुमार हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फहरिस्त में 41% अंकों के साथ 7वें नंबर पर जगह पाई है। द मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के लीडरों पर सर्वे किया था, जिसमें 13 लीडर टॉप के लीडर उभर कर सामने आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस द फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉप नेताओं के रेटिंग को ट्रैक किया। और बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के एनडीए में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की दावेदारी को खारिज कर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। क्या बिहार में एनडीए का टूटना तय है? क्या वीआईपी पार्टी एनडीए से जल्द अलग हो जाएगी? ये सवाल इसलिए कि होने वाले उपचुनाव में हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। बीजेपी ने विभिन्न राज्यों में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला बिहार की बोचहा विधानसभा सीट से बीजेपी की बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाना है। इस घोषणा ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार में मंत्री और एनडीए में शामिल वीआईपी के सुप्रीमो और मंत्री मुकेश सहनी की परेशानी बढ़ा दी है। मुकेश सहनी ने इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। ऐसे में एनडीए में टूट का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि बोचहा से वीआईपी के मुसाफिर पासवान विधायक बने थे, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अग्निमित्र पॉल को उम्मीदवार बनाया है। कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जयपुर में विदेशी मेहमान के साथ रेप की वारदात ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। पुलिस ने हालांकि आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के एक होटल में कथित तौर पर जब रेप का मामला आया तो हड़कंप मच गया। दरअसल होली के मौके पर नीदरलैंड से एक महिला जयपुर के एक होटल में ठहरी हुई थी। आरोप है कि आयुर्वेदिक मालिश के बहाने एक शख्स ने विदेशी महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ये वारदात ऐसे वक्त में सामने आई है जब राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने रेप को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया था। विधानसभा में पुलिस और कारागार के अनुदान मांगों पर बहस करते हुए उन्होंने माना कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अब ये बलात्कार के मामले में क्यों नंबर 1 है, कहीं न कहीं गलती तो है। वैसे भी राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, उसका क्या करें। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। और कुछ और खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले जल्दी से एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब में आज सुबह 11 बजे होगा मान मंत्रिमंडल का गठन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित 10 मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। भगवंत मान ने ट्वीट करके जानकारी दी। 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के अटल स्टेडियम में होगा समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। ग्लोबल लीडर अप्रूवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर 77% रेटिंग के साथ विश्व के बड़े नेताओं को फिर से छोड़ा पीछे। बाइडेन लिस्ट में 7वें पायदान पर। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। द कश्मीर फाइल्स पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए हैं सवाल। बोले कि फिल्म में सब कुछ झूठ दिखाया गया। बीजेपी ने पूछा कि कौन सा हिस्सा आपको सच नहीं लगा। सोनिया गांधी से मिले G23 के नेता गुलाम नबी आजाद। मुलाकात के बाद नेतृत्व परिवर्तन मुद्दा नहीं, संगठन को लेकर के सुझाव दिए।
आज गोरखपुर में निकाली जाएगी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। पिछले 24 साल से कर रहे हैं नेतृत्व। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। यूक्रेन से बांग्लादेशियों के रेस्क्यू के लिए जताया आभार। आज 2 दिनों की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे जापान के प्रधानमंत्री। 14वें सालाना भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। और यूक्रेन संकट पर जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के फोन पर की है बात। दोनों ने मौजूदा हालात पर चर्चा की है। वहीं पुतिन ने कहा कि शांति वार्ता टालने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। और अब वक्त हो चला है सुपर 30 का। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल का आज गठन होगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सुबह 11 बजे मान कैबिनेट में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। जिन 10 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है उनमें हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर विजय सिंगला का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण के बाद दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। कुलवंत सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के टिकट से दूसरी बार विधायक बने हैं। खबर है कि पंजाब विधानसभा का स्पीकर उन्हें बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ग्रहण के साथ यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी का आगाज करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। सूत्रों के मुताबिक समारोह में योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिल सकती है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई बड़े दिग्गज और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गोरखपुर में आज भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ करेंगे। सूबे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लिहाजा माना जा रहा है कि आज की इस शोभा यात्रा में विजय जुलूस का नजारा भी दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा 8 किलोमीटर की होगी, जिसकी शुरुआत घंटाघर से होगी। शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी। योगी आदित्यनाथ 1996 से शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से 2 साल से शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया है। इससे पहले कल शाम अमित शाह ने जम्मू पहुंचकर राजभवन में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए जम्मू पुलिस के बहादुर जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। ग्लोबल लीडर के फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक बार फिर गूंज रहा है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है, जो दूसरे सबसे टॉप लीडरों से काफी ज्यादा है। सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 63% है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फहरिस्त में 41% अंकों के साथ 7वें पायदान पर हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। किशिदा दिल्ली में पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुक्त भारत प्रशांत के विजन और यूक्रेन के हालात पर चर्चा की जा सकती है। 14वें सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री आज दोपहर भारत पहुंचेंगे। किशिदा अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे और इस भूमिका में पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कंटेंट पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि फिल्म सच्चाई से दूर है, इसमें कई तथ्य गलत हैं। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन उनकी अपनी मर्जी से हुआ। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और फिल्म में गलत दिखाए जाने के आरोपों को नकार दिया।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से कांग्रेस में शुरू हुआ शोर अभी थमा नहीं है। पार्टी नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के बीच G23 गुट के नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सुझाव दिए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आजाद ने कहा कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष का चुनाव कुछ महीने बाद होना है और पार्टी के कार्यकर्ता इस बारे में फैसला लेंगे। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले की बोछा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विकासशील इंसान पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। कल इसकी औपचारिक घोषणा की गई, जबकि बिहार में बीजेपी की पार्टनर वीआईपी ने पहले ही इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से ये सीट वीआईपी को दी थी। वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने असम से पवित्रा मार्गरेटा को उम्मीदवार बनाया है, नागालैंड से एस फांगनोन कोन्याक को, जबकि त्रिपुरा से डॉक्टर मानिक साहा को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर सिकंदर कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। पंजाब की 5, केरल की 3, असम की 2 सीटों और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की एक राज्यसभा सीट के लिए 31 मार्च को चुनाव होना है। 21 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। हरियाणा और गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी स्कूली बच्चों को भगवद गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि सरकार राज्य के स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय शुरू करना चाहती है और इस बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में विशेषज्ञों की मंजूरी मिलती है तो भगवद गीता को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है और रूपरेखा तैयार होते ही इस बारे में मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी। हाल ही में गुजरात सरकार ने भी क्लास 6 से 12वीं तक गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। झारखंड में मॉब लिंचिंग बिल को राज्यपाल रमेश बैस ने मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार को बिल वापस लौटाने के साथ ही राज्यपाल ने 2 सुझाव भी दिए हैं। बिल में भीड़ शब्द को फिर से परिभाषित करने के लिए कहा गया है। दरअसल बिल में 2 और 2 से ज्यादा लोगों को भीड़ माना गया है। इस विधेयक को झारखंड विधानसभा में दिसंबर में पास किया गया था। मॉब लिंचिंग बिल में जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नए मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। संगठन के 6 संदिग्ध सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी सामने आई है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध दहशतगर्दों की मदद में जुटे थे और उन्हें साजो सामान मुहैया कराते थे। इसके अलावा युवाओं को आतंकवाद में धकेलने के लिए गुमराह भी करते थे। जांच में ये भी पता चला है कि पकड़े गए आरोपी लश्कर के कमांडर रियाज अहमद डार के लिए काम किया करते थे। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जयपुर में एक विदेशी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि मसाज करने के नाम पर महिला के साथ एक बड़े होटल में दरिंदगी की गई। विदेशी महिला नीदरलैंड की रहने वाली बताई जा रही है, जो होली का त्योहार देखने के लिए 2 दिन पहले ही राजस्थान आई थी। पीड़िता ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयपुर छोड़कर केरल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को दबोच लिया गया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर अगले 24 घंटे में और मजबूत हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि 21 मार्च के ये प्रेशर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इस दौरान बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समंदर में नहीं जाएं। ऐसे में सांसद कुलदीप राय ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिससे सभी टूरिस्ट एक्टिविटीज को 19 से 22 मार्च तक बंद रखने का आग्रह किया गया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने 5 मंत्र फॉर्मूला अपनाने के लिए कहा है। केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अगर मामलों में नए क्लस्टर उभर रहे हैं तो प्रभावी निगरानी की जाए और नियमों के तहत जांच की जाए, ताकि शुरुआती संकेत नजरअंदाज न हो सके। हांगकांग इन दिनों कोविड महामारी की भीषण लहर का सामना कर रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 10 लाख के पार हो गई है।
हांगकांग में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हांगकांग में इस वक्त कोरोना के जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से 97% मामले दिसंबर में शुरू हुए लहर के बाद सामने आए हैं। हांगकांग में अब तक कोविड-19 की वजह से करीब 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन है और यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना के हमले अब भी जारी हैं। यूक्रेन धमाकों से दहल रहा है। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के सुरक्षित माने जा रहे इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रूसी सेना ने कल लवीव के एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की। लवीव शहर के मेयर ने हवाई अड्डे के पास रूसी रॉकेटों के हमलों की पुष्टि भी की है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि कीव के एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमले में वहां की अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स की भी मौत हो गई। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। दोनों नेताओं के बीच ये बात कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि चीन और अमेरिका को वैश्विक जिम्मेदारियों के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए और विश्व शांति की कोशिशें करनी चाहिए। जबकि अमेरिका ने कहा कि चीन को साफ करना चाहिए कि वो किसके साथ खड़ा है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो राजनीतिक संकट बढ़ेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को लेकर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ओलाफ शोल्ज ने दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा कि यूक्रेन से शांति वार्ता की कोशिश जारी है। पुतिन ने यह आरोप भी लगाया कि यूक्रेन की तरफ से शांति वार्ता को टालकर रोकने की कोशिशें हो रही हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी प्रशासन ऐसे अवास्तविक प्रस्ताव पेश कर रहा है जिससे बातचीत की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा देरी हो रही है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। साथ ही भारतीयों के लिए इमरजेंसी में संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है और दूतावास से ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मदद के लिए व्हाट्सएप पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन बर्मिंघम में खेली जा रही ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनके प्रतिद्वंदी चीन के लू गुआंगजू ने उन्हें वॉकओवर दिया। इसके साथ ही 20 साल के लक्ष्य ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में लक्ष्य का मुकाबला मलेशिया के लीजी जिया या फिर जापान के केंटो मोमोटा से होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच होने वाले मैच का विजेता ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली ने भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कोरिया के सेकंड रैंकिंग की ली सोही और शिन सुचियांग को हराया। गायत्री और ट्रिसा की 46वीं रैंक की जोड़ी ने ली और शिन को 14-21, 22-20 और 21-15 से मात दी। संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक तरफ तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ आलोचना। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त धमाल मचाया हुआ है। बीते 7 दिनों में फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ताबड़तोड़ कमाई करते हुए फिल्म ने पहले हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की दर्द भरी कहानी पर आधारित है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 24 दिन बीत चुके हैं और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आ रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर रोज धमाकों से थर्राता यूक्रेन। हर रोज हवा में तैरती सायरन की गूंज। हर रोज आग उगलती रूसी मिसाइलों का कहर। हर रोज रूसी एयरक्राफ्ट से लेजर गाइडेड बमों के धमाके।
हवा में बारूद की गंध, हर तरफ तबाही ही तबाही। यूक्रेन के शहरों में रूस के हमले से मची तबाही और बर्बादी का यही मंजर है। विनाश का युद्ध अब महाविनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, हाई राइज बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर, जिधर देखिए उधर तबाही के निशान। रूसी सेना के हमले से कुछ भी नहीं बचा। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, जंग कभी भी कोई सुखद समाचार नहीं लाती है। जंग हमेशा तबाही लाती है और मेरे ख्याल से ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं जो हम आपको यूक्रेन के डिफरेंट इलाकों से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जल चुकी है। ये पूरा मलबा आपको घिरा हुआ नीचे नजर आएगा। कुछ दिन पहले तक ये पूरी बिल्डिंग थी, लेकिन अब सिर्फ आपको इसकी साइड की आपको जो फाउंडेशन स्टोन है वो सिर्फ नजर आएगा, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन आपको नजर आएगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मलबा। कोई कह भी नहीं सकता कि कभी यहाँ पे कोई बिल्डिंग हुआ करती थी। अब सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। और यहाँ पे जो रह रहे थे वो इस समय भाग चुके हैं, बड़ी मुश्किल हालात में थे, कई दिन तक फंसे रहे शेलिंग और फायरिंग की वजह से। और यहाँ पे हम भी जब यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए तो हमें भी यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कहा कि ज्यादा समय आप खड़े ना रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त रशिया की तरफ से फायरिंग और शेलिंग शुरू हो सकती है। 22 से ज्यादा दिनों की जंग में बर्बादी के निशान हर तरफ फैले हुए हैं। रूसी सेना नुकसान तो झेल रही है, लेकिन यूक्रेन के कई इलाकों में बढ़त भी बनाए हुए है। रूसी सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा है। अब तक की लड़ाई में खार्किव, चेरनोहिव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मेलिटोपोल, खेरसन, मिकोलेव और राजधानी कीव जैसे बड़े शहरों पर बिना रुके बमबारी की जा रही है। खेरसन, मेलिटोपोल, मारिपोल जैसे बड़े शहर रूस के कब्जे में हैं। हालांकि कीव में अब भी जोरदार लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना राजधानी कीव को हर हाल में रूस के हाथ में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है और रूस इस पर किसी कीमत पर कब्जा चाहता है। युद्ध के पहले हफ्ते में ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से रूस का 60 किलोमीटर से लंबा सैन्य काफिला राजधानी कीव की तरफ बढ़ता दिखा। यानी पुतिन की रणनीति स्पष्ट है, कीव पर कब्जा करना, और इसके साथ ही पूरा यूक्रेन ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिरेगा। यही वजह है कि राजधानी कीव जंग का मैदान बनी हुई है। जो भी हथियार इस समय रशिया के सामने वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, उनके पास मिसाइल हैं, उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया जा रहा है। कई जगह पे आपको धुआं उठता हुआ ऐसे ही नजर आएगा। यही एक वजह है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं वेस्टर्न पावर से कि आप हमें एयरक्राफ्ट दीजिए ताकि हम भी रशिया को टारगेट कर सकें, आप हमें ड्रोन दीजिए ताकि हम उनके टैंक को उड़ा सकें। हमने देखा अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के बीच में किस तरीके से अजरबैजान ने तख्ता पलट दिया था आर्मेनिया का। हालांकि आर्मेनिया के पास बेहतर फौज थी, बेहतर टैंक्स थे, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब ड्रोन का इस्तेमाल किया तो उनके कई टैंक ध्वस्त कर दिए। और यही चाहता है यूक्रेनियन फोर्सेस भी कि उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा ड्रोन होंगे तो वो भी रशियन टैंक्स की जो पूरी कैवलकेड है, जो कई मीलों तक नजर आती है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि यहाँ पे अमन और अमान आ सके। रूस का दावा रहा कि वो युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी मिसाइलों ने आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस की सेना मकानों को भेदती रही, गांव के गांव हमले की जद में आते रहे। तबाही का मंजर यूक्रेन में हर तरफ फैला हुआ है। पहले तक ये खुशहाल गांव था, सब परिवार यहाँ पे खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब देखिए कुछ घंटों बाद इस गांव की हालत देख सकते हैं, घरों की हालत देख सकते हैं, किस तरह से तहस नहस हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। कोई आंधी तूफान नहीं आया, बल्कि तूफान बन के रूस की फौज आई है जो यहाँ पे लगातार शेलिंग कर रही है। इस समय भी जब हम यहाँ पे खड़े हैं कुछ शेल यहाँ वहां पे गिर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से पूरी तरह तबाह हो चुका है घर। कभी ये
ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्राइंग रूम जैसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। आप देखिए पूरी तरह से बिल्डिंग चरमरा चुकी है, गिर चुकी है। और ये हालत खाली इस घर की नहीं है, यहाँ कई और घर भी हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक और घर की हालत। आप जरा इस घर को जरा गौर से देखिए। कोई कह नहीं सकता कि कभी यहाँ पे कोई ढांचा भी था। अब यहाँ पे कोई ढांचा आपको नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह से दीवारें गिर चुकी हैं और साथ ही साथ उस परिवार के खाब भी चकनाचूर हो चुके हैं। पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है आपका घर बनाने में। आप पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं अपना घर बनाने में। आप देखिए वो सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है इन ईंटों के मलबे के तले। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि रूसी सेना के हाथों रिहायशी इलाकों का तबाह और बर्बाद होना महज इत्तेफाक है। रूस के यह हमले गलती से नहीं हो सकते, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे रूस की फौज जो है टारगेट करती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होगा कि सिविलियंस को क्यों टारगेट करती जा रही है? क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है इस समय। परेशानी ये है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं और उनको लगता है कि लोग पूरी तरह से यूक्रेन की फौज का साथ दे रही है और जिसकी वजह से उनकी फौज के लिए मुश्किल हो रहा है कीव में दाखिल होना। ये वजह है कि उनको पनिश कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनकी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। रूस की सेना न सिर्फ आम लोगों को निशाना बना रही है, बल्कि उसके निशाने पर गैर सैनिक सरकारी इमारतें भी हैं। रूसी सेना ने 1 मार्च को कीव में एक प्रमुख टीवी टावर को मिसाइल से उड़ा दिया था। 2 मार्च को खार्किव के मुख्य चौराहे और प्रशासनिक भवन को ध्वस्त किया गया। 5 मार्च को कीव से कुछ ही किलोमीटर दूर इरपिन शहर में रूसी सेना ने पूरे दिन बमबारी की। बम के गोलों से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने एक टूटे हुए पुल के नीचे शरण ली। बाद में लोगों को यहां से भी हटना पड़ा। जंग कभी भी खुशखबरी नहीं लाती और यहाँ पे यूक्रेन में भी आप देखिए कि क्या हालत हुई है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले तक ये पुल होता था जो एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता था। यहाँ से आमोदरफ्त हुआ करता था, गाड़ियाँ चला करती थी। लेकिन अब आप इस पुल की हालत देख सकते हैं, ये शेलिंग की वजह से पूरी तरह से पुल टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से गिर चुका है। उसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, जब ये शेलिंग हो रही थी तो ये गाड़ी उस समय क्रॉस कर रही थी। इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं पूरी तरह से उलट गई है। 9 मार्च को मारियोपोल और 12 मार्च को खार्किव में ही रूसी सेना ने मैटरनिटी वार्ड पर मिसाइलों से हमले किए। 11 मार्च को खार्किव के 48 स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। 14 मार्च को रूसी हमले की जद में 7 अस्पताल थे। 14 मार्च को कीव में रूस की मिसाइलों ने एक मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें 150 से ज्यादा फ्लैट बर्बाद हो गए। 16 मार्च को खार्किव में रूसी सेना के हमले में 600 से ज्यादा इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। साइकिल यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चों का साइकिल है, लेकिन बच्चों की किलकारी कौन सुनेगा? ये साइकिल कौन चलाएगा? ये हालत, ये स्थिति यहाँ पे इस समय इस गांव की बनी हुई है। लगातार रशिया की तरफ से यहाँ पे शेलिंग की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ शेल दागे गए जो अड़ोस पड़ोस में गिरे हैं। अब देखिए वो एक और घर, उसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरी तरह से तबाही कर दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। इस गांव में आपको सिर्फ तबाही तबाही नजर आएगी। एक तरफ रूस की फौज कहती है कि सिर्फ वो फौज के ठिकानों पे टारगेट कर रहे हैं। कोई उनसे सवाल पूछे, क्या ये फौज का ठिकाना है जहां पे ये साइकिल था? क्या ये फौज का ठिकाना है जो एक छोटा सा घर था? कोई उनसे ये सवाल पूछे तो देखिए आप किस तरीके से तबाही करते जा रहे हैं और लोग किसकी वजह से कितने परेशान हैं। 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 45 के करीब बच्चे अभी तक मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, हो सकता है फिगर इससे ज्यादा भी हो। और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो चुके हैं। ना कोई स्कूल बख्शा गया है, ना कोई बिल्डिंग बख्शी गई है, ना बच्चों का अस्पताल बख्शा गया है, ना मैटरनिटी होम बख्शा गया है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन बख्शा गया है। मतलब हर तरफ तबाही तबाही आपको नजर आती है। और हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आग, या तो आपको ऐसे मकान दिखेंगे तो या आपको ऐसी आग की लपटें नजर आएगी। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के ये हमले बेहद सटीक हथियारों से किए गए हैं।
रूस आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना लड़ रही है। आम लोग अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठा रहे हैं। 18 से 60 साल तक की उम्र का हर व्यक्ति देश की रक्षा में लगा हुआ है। इससे कम उम्र के नौजवानों को रिजर्व फोर्स में रखा गया है। इसके अलावा शहर में नागरिक चेक पोस्ट भी बना रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं, टायर जमा करके रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर रूसी सैनिकों को चकमा देने के लिए उसे जलाकर काला धुआं पैदा किया जा सके। मैं इस समय घर के अंदर हूं। आपको मैं दिखा सकता हूं कि किस तरीके से जो रशिया की तरफ से मिसाइल फायर किया गया, उसकी वजह से पूरी दीवार के अंदर छेद हो गया। जब मिसाइल यहां पे आके फटा तो पूरी धरती हिली। जो परिवार के सदस्य थे वो भी जाग गए। अब मैं बताता हूं कि वो मिसाइल का टुकड़ा जो यहां पे पड़ा हुआ है, देखिए ये मिसाइल का टुकड़ा है जिसकी वजह से, जो फटने की वजह से इस घर का नुकसान हुआ है। कई ऐसे मिसाइल यहां पे दागे गए जिसकी वजह से पूरा गांव का गांव तबाह हो चुका है। लेकिन जो हैरान परेशान होने वाली बात है कि इतने मिसाइल दागे जा चुके हैं, इतने बम्बारमेंट के बाद, इतनी एयर रेड के बाद भी, लेकिन जो जज्बा जुनून यूक्रेनियन का है उसको बिल्कुल भी अभी तक रशिया तोड़ नहीं पाया। रशिया बहुत कोशिश कर सका है लेकिन उस जज्बा जुनून को तोड़ नहीं पाया। मेरे साथ यहाँ के नागरिक हैं जिनका घर है, उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट यू वांट टू से? पुतिन टेररिस्ट। इनके हौसले का अंदाजा इसी से लगाइए कि रूस जैसे शक्तिशाली देश को अपनी जमीन से वापस भेजने के लिए ये पेट्रोल बम बना रहे हैं ताकि जब रूस की सेना शहर में घुस आए तो उन पर छापेमारी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस समय मैं वेस्टर्न यूक्रेन में एक बियर फैक्ट्री में खड़ा हूं, लेकिन यहाँ पे आजकल बियर नहीं बनती बल्कि इन बॉटल्स को मोल्टोवा कॉकटेल यानी कि पेट्रोल बम में तब्दील किया जाता है। यहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं, वो पेट्रोल बम बनाते हैं ताकि इस पेट्रोल बम का इस्तेमाल रशियन टैंक्स को उड़ाने में किया जाए। हमने देखा है कि हजारों की तादाद में रशियन टैंक इस समय यूक्रेन के इलाके में घुस चुके हैं। यही एक वजह है कि यूक्रेन की जनता भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रही है। लगातार आप देखिए किस तरीके से ये डिब्बे पड़े हुए हैं जिसमें सिर्फ बियर बॉटल है, ये खाली है, लेकिन उसके बाद इसमें ये केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने के बाद देखिए ये बियर बॉटल जो है ये कन्वर्ट हो जाती है एक बॉम्ब में, और ये बॉम्ब एक बड़ा ही लीथल वेपन है। अगर इसे घुमा के रशियन टैंक की तरफ फेंका जाए तो उसमें आग लग जाती है जिसकी वजह से रशियन टैंक पूरी तरह से तहस नहस और ध्वस्त हो सकता है। लेकिन खास बात इसमें है ये तस्वीर, आप देखिए इसमें जो लेबल लगाया जा रहा है वो पुतिन का लेबल है। उसे एक शैतान की तस्वीर दिखाई जा रही है और उसे कपड़ों के बगैर दिखाया गया, मतलब कि पुतिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो और हमारे पास वो हथियार है जो आपके बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े शक्तिशाली वेपन्स को भी खल्लास कर सकता है। लेकिन इन बुलंद हौसलों के बीच सच यही है कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से जकड़ लिया है। उसकी थल सेना एक एक कर शहरों पर कब्जा करते जा रही है। एयरफोर्स की लेजर गाइडेड बमों ने भीषण तबाही मचा दी है। कीव से प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत।